मैं मनीष मिश्रा। मैं आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे विस्तार से अपनी रणनीति बताऊंगा। मैंने उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरी बीडीओ में जो है 38वीं रैंक आई है। तो आइए हम विस्तार देखते हैं कि क्या क्या इस परीक्षा में मैंने किया और कैसे कैसे आप लोग इसको अनुकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स की। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो भी सिविल सर्विस पे ही बेस्ड है जो यूपीएससी कराती है। मेंस का सिलेबस पूरा सेम हो चुका है इस टाइम पे। तो प्रीलिम्स में इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और क्वेश्चन नेचर दो तरह के होते हैं क्वेश्चंस। कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो एनालिटिकल क्वेश्चन जैसे जो यूपीएससी में आईएएस के परीक्षा उसी तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस थोड़ा बहुत उसमें यूपी के होंगे या फिर जनगणना के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो और कुछ संस्थाओं से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कौन सा संस्था कहाँ पे है, क्योंकि कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह और एग्रीकल्चर रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स भी ज़रूरी हैं। इसके अलावा कुछ जो स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं वो भारत की क्या रैंकिंग है, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रैंकिंग है या फिर करप्शन इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है। तो इससे भी रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं, तो आप इसको भी देखना ना भूलें। इसके अलावा जो आपका रेगुलर कंटेंट है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो ये सब कुछ जो है सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस कहीं मैं बताऊंगा कि इसमें स्तर बहुत ही अच्छा होता है हिस्ट्री क्वेश्चंस का, और उसमें भी खासकर आपका एंशिएंट और मिडिवल क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न क्वेश्चन भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल में कई सारी एक्टिविटीज़ हुई, तो बहुत सारे जो हैं अच्छे सवाल जो भी बनते हैं आपके वो यूपी में आते हैं, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षाओं में। थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें भी याद रखनी पड़ेंगी कि आर्टिकल्स क्या आते हैं, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था, आपको ये सब भी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा इकनॉमी में आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंस हमेशा ही रहा है, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। लेकिन जब भी आपको स्टेट के एग्ज़ाम दें तो ये ध्यान रखें कि उस स्टेट में उस पर्टिकुलर स्टेट का भी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी आता है। तो आप उस स्टेट की डॉक्यूमेंट्स उनकी वेबसाइट्स पर अवेलेबल होती है, आप उसको वहाँ से खोज के पीडीएफ कॉपी निकाल के चाहे पीडीएफ में पढ़ सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। आपको इसमें मेनली ये देखना है कि उस स्टेट की क्या आपकी आर्थिक व्यवस्था है, क्या उसकी जीडीपी है, जिसको जो है जीएसडीपी बोलते हैं। उसके अलावा आपको इसमें ये देखना है बजट क्या है, क्योंकि हर स्टेट का एक बजट भी आता है। फिर आपको एक जो है कंपेरेटिव स्टडी भी आनी चाहिए कि जो यूनियन बजट है और जो पर्टिकुलर स्टेट का बजट है इसमें क्या समानताएँ हैं, क्या स्कीम्स जो है सेम इम्प्लीमेंट की जाती हैं। क्योंकि जनरली स्टेट में जो है स्कीम दो तरह की, एक पूरी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी, कुछ होंगी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट की मशीनरी ही जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि चाहे वो एसडीएम हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे आपका एपीआर हो, कोई भी अफसर हो। तो आपको ये भी जानकारी होती है। इस तरह के भी सवाल जो है परीक्षाओं में इसलिए पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी स्टेट हो, इवन यूपी में तो एग्रीकल्चर एक बहुत प्राइमरी आपका जो है एम्प्लॉयमेंट है और एक मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में क्या फसल ज़्यादा हुई, कहाँ कब क्या हुई, इवन इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आंकड़े आते हैं, जैसे कि सोयाबीन खेती सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होती है, या फिर आपका ये आ सकता है कि गेहूँ सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ होता है। तो इस तरह के सवालों के लिए भी आपको तैयार रखना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको हमने हिस्ट्री की बात कर ली, ज्योग्राफी में भी आपको बुक्स पे बताऊँ तो आप एनसीईआरटी यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ किताबों में चाहें तो जैसे कि लुसेंट की बुक है उसमें कुछ फैक्ट्स अच्छे दिए हैं, या फिर पहले पुरानी अगर आपको एनसीईआरटी मिले ज्योग्राफी वगैरह की 6th 7th 8th की, तो उसमें आपका जो है कॉन्टिनेंट वाइज दिया हुआ है पर्टिकुलर, जैसे कि आपका उसमें कवर किया साउथ अमेरिका, कवर किया नॉर्थ अमेरिका, जो कि नए एनसीईआरटीज़ में जो है नहीं मिलता है। तो आपको जो है ये भी कवर करने की ज़रूरत है। तो उसमें आपको ये फैक्ट जानना है, जैसे कि बोलें कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है विश्व में, तो ये सब चीज़ें भी आपको जानने की जानकारी ज़रूरत है। तो आप चाहे एनसीईआरटी पुरानी आप रिफ़र कर सकते हैं, या फिर कोई भी इस तरह की जो भी किताबें कंपाइलेशन है, जैसे चाहे लुसेंट हुआ है, कोई भी हो, किरण की भी किताबें आती हैं, वहाँ देख सकते हैं, या फिर कोई भी आपको जो भी इस तरह की बुक मिले इंग्लिश मीडियम में भी या हिंदी मीडियम में भी आप उसको पढ़ सकते हैं। बेसिक फैक्ट्स जो है आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकनॉमी बता दी हमने, पॉलिटी बता दी। साइंस के क्वेश्चन जो है नोबेल पुरस्कार जो कि यूपीएससी और स्टेट हर एक में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, उस तरह के सवाल आते हैं। तो आपको नोबेल किसको किस लिए मिला है, सब्जेक्ट की जानकारी, जिस सब्जेक्ट में मिला है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है, बेसिकली एक जेनरिक पता होना चाहिए, बहुत स्पेशल नहीं जानकारी चाहिए। आपको एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए उसकी कि क्या है, क्यों मिला, क्या था, एक्सपेरिमेंट क्या था, नाम भी इसमें आपका पूछता है इस परीक्षा। तो इस प्रकार प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी थी कहीं ना कहीं ये है। इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर जो आपको लगाने चाहिए प्रीलिम्स के लिए, तो कभी भी आपको 20-25 प्रैक्टिस पेपर तो लगाने के बाद ही जो है जाना चाहिए, उसके पहले आपको जो है नहीं जाना चाहिए। तो मेंस की स्ट्रैटेजी पे अगर हम बात करें
तो मेंस में जैसे कि यूपी में अब 4 पेपर होंगे जीएस के, और उसके बाद 2 आप जो है इसके पेपर होंगे आपके ऑप्शनल्स के। इसके अलावा इसमें एक हिंदी का पेपर और एसए का पेपर आता है। हिंदी पेपर की इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हिंदी पेपर जो है कंपलसरी होता है और इसके मार्क्स काउंट होते हैं, जो कि कई सारे चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट में जो है काउंट नहीं होते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है आपका हिंदी पेपर ज़रूरी है, तो आप हिंदी पेपर देखें। इसमें पत्र लेखन आता है, जो भी सरकारी गतिविधियों में जो भी पत्र लिखे जाते हैं, सरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसका प्रारूप क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बेसिक हिंदी, क्योंकि एक हिंदी स्टेट है तो आपको बेसिक हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। और फिर आपको मुहावरे क्या हैं, ये सब चीज़ें, तद्भव तत्सम, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। जो भी एक बेसिक है, आप सिलेबस वाइज आप जब भी एक नया सिलेबस है, आप नया सिलेबस का देखिए क्या कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं, उस हिसाब से आप अपनी एक बेसिक प्रिपरेशन उस पर कर लीजिए कम से कम। क्योंकि हिंदी पेपर में भी जैसे यूपीएससी में भी 1400-1500 लड़के फेल हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी कहीं ना कहीं आपकी रैंक या सिलेक्शन को आप हिंदी पेपर अच्छा नहीं करेंगे तो रुक जाएगा आपका। इसके अलावा जो इसमें एसए का पेपर है, ये इसमें 3 खंड में आता है, पार्ट ए बी सी, तीनों में 3 तरह के टॉपिक हैं। आप उसको उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। जैसे पहले में आपका लिटरेचर आएगा, फिर दूसरे में इकोनॉमिक, फिर तीसरे में साइंस का, इस तरह से इन्होंने बांटा हुआ है। कुछ में स्कीम्स भी आती हैं इसमें, तो आप इसको इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका एसए पेपर के बाद जो मैंने पैटर्न दिया था अभी तक जो था, उसमें तो 2 आपके जीएस के होते थे ऑब्जेक्टिव, फिर होते थे 2 हमने दिए थे, मेंस दिए थे, मतलब 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर किए थे। बट अभी जो है पूरा यूपीएससी का पैटर्न बन चुका है। तो आपको जो भी यूपीएससी जैसे एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी पढ़िए, और जो भी है कम्प्लीटली पढ़िए। मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी शॉर्टकट पे आप लोग मत जाइए, कि शॉर्टकट्स आप ले रहे हैं किसी किताब को, कोई कंपाइलेशन, उनको देखिए बट रेफरेंस की तरह देखिए। लेकिन आपको अगर कोई किताब अच्छे से आनी चाहिए तो आपको एनसीईआरटीज़ आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे और बहुत ही रिसर्च के बाद ये किताबें लिखी गई हैं, जिसमें कंटेंट बहुत ही अच्छा है। और आप सब्जेक्ट वाइज हर एक एनसीईआरटी मिलती है, आप न्यू पढ़ सकते हैं, बहुत ओल्ड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यू में सारी चीज़ें हैं। कुछ किताबें हिस्ट्री की जैसे आपका है, वो आपकी अच्छी हैं, जो पुरानी किताबें हैं, आप पुरानी जो है हिस्ट्री की तीनों ही जो है आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। मार्केट में यूजली अवेलेबल है। आप कोई दिल्ली रहता है वहाँ अवेलेबल है, नहीं तो कहीं भी जो है, चाहे वो आप प्रयागराज में रहते हैं या फिर आप किसी भी शहर में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो वहाँ का मेन आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जहाँ तैयारी का हब है, वहाँ तो आपको सारी जो है पुरानी एनसीईआरटीज़ मिल जाएंगी। तो ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे माध्यम हैं, ऑनलाइन माध्यम के थ्रू भी आपको जो है किताबें मिलती हैं। कई लोग जो है पीडीएफ उसमें शेयर किए हैं, नहीं भी पीडीएफ शेयर है तो बहुत सारे आपके लिंक्स हैं या चैनल्स हैं जहाँ पे आपको पता चल जाएगा, कोरियर वगैरह भी हो जाएगा जहाँ भी किताबें मिलती हैं। इसके अलावा आप जीएस के बाद जो है, इसमें जीएस में 4 पेपर होंगे। जैसे अभी का आपको मॉडर्न सिलेबस बताता हूँ, क्योंकि जो भी मैं आशा करता हूँ व्यूअर्स जो है मॉडर्न सिलेबस को ही जानना चाहेंगे, उसमें क्योंकि परीक्षा आगे उसी पर होने वाली है। पहले पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये और है। हिस्ट्री में इसमें जो है 3 तरह की चीज़ें हैं। इसमें एक आर्ट एंड कल्चर आता है, जो कि हिस्ट्री कहीं ना कहीं पार्ट है। फिर हिस्ट्री जो इसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, फिर उसके अलावा वर्ड हिस्ट्री भी आती है, जो कि एडिशनल है, जो कि सेम यूपीएससी में कवर करते हैं। तो आप इसमें वर्ड हिस्ट्री कोई भी किताबें आप हैं, देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किताबें आप लोग बस पढ़ने के लिए ना पढ़िएगा, उसको आप लोग उसका कंटेंट जानिए, कि एक मैक्रो थीम जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप आंसर्स तभी दे सकते हैं जब आपको मैक्रो थीम पता हो। फैक्ट्स आप तभी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं एक मैक्रो थीम पे काम करने की कोशिश कीजिए, कि एक ब्रॉड आपको नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक की। उसके बाद ही जो है आप उस पर धीरे धीरे जो भी फैक्ट्स है उसके पीछे फिर भाग सकते हैं। तो पहले आप ब्रॉडली जानिए। जैसे एग्जांपल तौर पे कि अगर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करूँ, तो आप ये जानिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या कारण थे, क्यों हुआ। पहला आप ये जानिए क्या बैकग्राउंड था, क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे मेन मेजर एक्टिविटी क्या थी, और इसके बाद क्या हुआ। जैसे नेपोलियन आया तो क्यों आया, क्या हुआ, पूरा आपको ये मेनली मैक्रो पॉइंट जानने हैं। बाकी आपके फैक्ट्स वगैरह जो भी हैं वो सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं ऐड कर लेंगे आप, वो बहुत बड़ा समस्या नहीं है। आप एग्ज़ाम के पहले भी कहीं ना कहीं अगर नोट्स बना आपने रखे शॉर्ट, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं। फिर सोसाइटी के लिए एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। फिर आप ज्योग्राफी की जो है नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे ज्योग्राफी में जो आप बताया एनसीईआरटी के थ्रू कोई रेफरेंस बुक आप चाहें, जैसे मैंने रेफरेंस बुक के तौर पे आपके खुल्लर हैं, राइटर हैं, उनकी आप किताब पढ़ सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे से आ जाएंगे। या फिर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो जीसी लियोंग बुक आती है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये ज्योग्राफी का आपका पोर्शन था। इसके और ज्योग्राफी में एक और चीज़ ध्यान देना है आपको, कि जनगणना वाला जो है सेंसस वाला पोर्शन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सेंसस की चीज़ें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आती हैं और आप उसको लिंक कर सकते हो। चाहे आप कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट का, आपको जनगणना के फैक्ट्स या रैंकिंग वगैरह आप लिंक करेंगे तो आंसर हमेशा अच्छा होगा। कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता सिलेबस में, लेकिन ये सब चीज़ें ऐड ऑन करती हैं, एक वैल्यू एडिशन जो आपको एस देता है बाकी कॉम्पिटिटर से।
इसके बाद हम लोग जो है ज्योग्राफी हमने सोसाइटी पे भी बता दिया, एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं, और आपको करंट अफेयर से भी सोसाइटी के टॉपिक्स को लिंक करना है कहीं ना कहीं। इसके बाद हम पेपर 2 की तरफ जाते हैं। पेपर 2 में आपका मेजरली उस इंडियन पॉलिटी और आईआर है, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। तो पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी शायद देख सकते हैं, या फिर आप लक्ष्मीकांत जो बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के हैं तो उन्हें बहुत नहीं, अपने जो रेगुलर पेपर 2 या पेपर 1 है उसके कंटेंट देख सकते हैं आप। इसके अलावा डी बसु और भी किताबें हैं, सुभाष कश्यप जी उनकी किताब भी है। लेकिन आप मेजर फिर आपको ये ध्यान देना, कहीं ना कहीं आपको टॉपिक्स की ब्रॉड थीम जाननी है, और जब भी आप कुछ आंसर लिखें पेपर 2 में तो आपको ये जानना है क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं इस पर, क्या कमेटी कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी। तो जो भी एसोसिएट कमिटीज़ जनरली बुक्स में मेंशन होती है वहीं पे आप थोड़ा गूगल करके वहाँ पे भी जानकारी ले सकते हैं। आपको अपनी ऑफलाइन स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन स्टडी को भी कनेक्ट करने की जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके अलावा आप जो है पेपर 2 में ही जब हम आईआर की बात करते हैं तो आईआर में आपका जो है मेजरली करंट अफेयर्स की चीज़ें चलती रहती हैं। एक बेसिक थीम्स आप देख सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है। आप जो जीएस में आपकी आईआर आती है उसमें आपको कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी चीज़ें लिखनी है, जैसे अभी क्या हुआ, जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सबसे न्यू क्या था, थोड़ा बहुत आप उसको एनालिटिकल ले जा सकते हैं, उसको वो आप पीछे से ट्रेस कर सकते हैं कि हिस्टोरिकली क्या क्या रहा और क्यों ऐसे अभी संबंध है, क्योंकि आईआर और वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको लिंक करके पढ़ने की ज़रूरत है, तभी एक आप अच्छा जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, आप लिख भी अच्छा पाएंगे। उसके अलावा जो आपका है आईआर हो गया, आप कॉन्स्टिट्यूशन में पेपर में आर्टिकल्स लिखिए, अमेंडमेंट्स, जजमेंट्स लिखिए, रिकमेंडेशंस लिखिए, सेकंड एआरसी हो चाहे सरकार या कमीशन हो, इन सब की रिकमेंडेशंस आपको देखने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत आप ब्रॉड आइडिया जाने से गवर्नर पे सरकार या कमीशन ने क्या बोला है, ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। फिर हम पेपर 3 की तरफ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पेपर है, बड़ा टफ लोगों को लगता है, क्योंकि इसमें इकनॉमी भी पूरी है जो कि बहुत बच्चों को नहीं आती, थोड़ा कम समझ में आती है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल भी चीज़ें हैं। फिर साइंस है, वो अगेन टेक्निकल है, वो साइंस एंड टेक ही है। तो जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा इसमें कि बहुत आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है बहुत बेसिक, एक आप सिविल सेवा की परीक्षा लिखने जा रहे हैं उसमें बहुत बेसिक चीज़ें ही आती हैं। आपको मेनली सोसाइटी से लिंक करके चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। एक देश को एक सरकार चलाने में क्या योगदान है इकोनॉमी का या साइंस का, मेनली हमें ये जानने की ज़रूरत है। हमें बहुत रिसर्च पर्पज़ से और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं जानना है उसमें। तो आप इकोनॉमी के जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं, मैक्रो इकोनॉमी किताब बहुत अच्छी है, आप वो पढ़ सकते हैं। फिर आप 9-10 की जो किताबें हैं आप उसको पढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो आप 9-10 से जो है बैकग्राउंड लीजिए और उसके साथ जो है आप 12th पे मैक्रो इकोनॉमी पे आप जा सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमी कॉन्सेप्ट्स बाद आप कोई एक रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं। रेफरेंस बुक के लिए संजीव वर्मा सर की किताब है, बहुत ही अच्छी, आप वो पढ़ सकते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही लूसिडली जो है बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत शॉर्ट में लिखे गए हैं, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि क्या है। इसके आप रमेश सिंह की भी किताब, लेकिन काफ़ी वो मोटी हो जाती है आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसे कंप्लीट करना, क्योंकि मैं भी रहा एस्पिरेंट देखा और बच्चों से हो नहीं पाता, तो बेटर है आप कोई कंसाइज मटेरियल पढ़िए। एनसीईआरटीज़ पे ज़्यादा रिलाई कीजिए जब भी आप इकोनॉमी पे जाएं तो, क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअली अच्छी, वो लगता है पुरानी किताब है बट कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स वहाँ से पढ़िए। उसके अलावा आप जो है करंट अफेयर्स के जो भी सोर्सेज हैं उस पर रिफ़र कीजिए, उसको लिंक करने की ज़रूरत है इकोनॉमी में। इसके अलावा इकोनॉमी में आप इन्वेस्टोपीडिया करके साइट है, वेबसाइट, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें आपको जो भी इकोनॉमी कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसके अलावा आपको आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, तो आरबीआई की वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हैं, तो आरबीआई की न्यूज़ आप जो है वहाँ पे कवर कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा जो भी बैंकिंग की चीज़ें हैं, आपको ब्रॉड टॉपिक्स पता होने चाहिए कि एनपीए क्या है और स्टेट्स असेट्स क्या हैं, क्या डिफरेंसेस। इवन प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगा, ये मेंस में भी तो हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि जब भी आप कॉन्सेप्चुअली कोई आंसर लिखेंगे तो आंसर हमेशा बेटर होगा। जैसा मैंने बताया, बहुत स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए हमें, एक जनरल हमें पर्सपेक्टिव चाहिए कि क्या था, क्यों, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या गवर्नमेंट इसमें कर रही है, इसलिए इसी तरह से आपको जो लिखने हैं आंसर। फिर इकोनॉमी पेपर में भी आपका बैंक के भी कमीशंस बनते हैं, तो उसको आपको भी देखने हैं कि उसके पर्टिकुलर क्या कमीशन था, क्या जैसे एनपीए के लिए कमीशन में क्या रिकमेंडेशन रही, इस तरह थोड़ी बहुत चीज़ें। या जैसे हम मॉनेटरी पॉलिसी पे एमपीसी बनाया है तो क्या सक्सेस है, जीएसटी क्या सक्सेस है, क्यों बनाया हमने, क्या बैकग्राउंड था। तो बेसिकली एक ब्रॉड पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैक्ट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं इकोनॉमी में। ये फिर सजेस्ट करूँगा, पहले कॉन्सेप्चुअली आप लोग क्लियर रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी, इवन मेंस में तो बहुत ही फ़ायदा होगा। इवन इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी आप जब क्लियर होंगे तभी कुछ अच्छा जवाब दे पाएंगे। तो जैसा कि जो भी मेरी स्ट्रेटजीज़ है मेरी परीक्षा के दौरान, और मैंने यूपीसीएस की परीक्षा पहले अटेम्प्ट नहीं क्लियर की थी, तो मैं जो भी रहा, पूरा अनुभव जो भी रहा मेरा 1-2 साल का, और ये परीक्षा 2017 में हुई थी, 2-3 साल में मैंने बहुत ऐसी चीज़ें सीखी जो कि बहुत
कहीं मैं आपको शेयर करना चाहता था और मैंने जहाँ डिटेल जितना संभव था दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैंने शेयर की। आशा करता हूँ कि आप सबको जो है ये जानकारी से कुछ मदद मिले, आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं एक भाग मेरा भी रह सके। जी धन्यवाद।